Hi, I'm Rachna Fadke Ranade. I'm associated with Expert Academy in Pune, and I'm also associated with DG Sir for virtual batches all over India. आज मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, ही इज़ आदित्य एंड शी इज़ दर्शना. दोनों को 73 मार्क्स आए हैं ऑडिट में. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको 73 आए हैं. इनको डिग्रेड नहीं करना चाहती हूँ, दोनों रैंकर्स नहीं है, बट दोनों को भी ऑडिट में इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं. दे हैव स्कोर्ड हायर देन AIR1. एंड ये मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छी अचीवमेंट होती है कि कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर आता है यार. वो AIR1 AIR2 AIR3 रहेंगे, पर अपने को एक सब्जेक्ट में ही सही, लेकिन उनसे ज़्यादा मार्क्स आए भाई अपने को, राइट. तो आज हम इनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या अलग से किया, सो दैट आई फील दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू फोकस. एक महीना बचा है आपके मे अटेम्प्ट के लिए, तो लास्ट एक महीने में आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर इन्होंने ओवरऑल पढ़ाई कैसे की थी, आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन दर्शना मैं तुम्हें पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल टाइम प्लानिंग तुमने कैसे किया, कितना टाइम दिया तुमने ऑडिट के लिए? जनरली जितना टाइम तुम लोग क्लास में जितना मैम पढ़ाती है उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए. लाइक बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होता है क्लास में, बट आगे की चीज़ें तुमको खुद ही करनी पड़ती है. कॉन्फिडेंस लेवल खुद से ही आएगा, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एब्सोल्युटली. सो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उसने कि मैं भले ही क्लास में आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाऊँ, मे बी उसका कुछ मेमोरी टेक्निक भी दे दूँ, बट तुम खुद से जब वो पढ़ोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस एकदम तोड़ रहेगा. सो आई बिलीव सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. एम आई राइट दर्शना? यस, सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम जाएंगे आदित्य तुम्हारी तरफ की, ये हो गया कि कितने टाइम के लिए ऑडिट पढ़ना चाहिए ओवरऑल, बट ऑडिट में एक सबसे बहुत लोगों को डर जो रहता है कि यार मैं इलेबोरेट कर पाऊंगी कि नहीं. सो अपने पास दो क्लासिक केसेस इधर बैठे हुए हैं. ही हैज़ डन स्कूलिंग फ्रॉम मराठी मीडियम विच इज़ अ वर्नैक्युलर लैंग्वेज, एंड शी हैज़ डन हर स्कूलिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. बहुत मैंने अभी ऑलमोस्ट 8 साल पढ़ा रही हूँ मैं ऑडिट, तो ये बहुत बार होता है कि जिन्होंने इंग्लिश में स्कूलिंग नहीं की है उनको ये अननेसेसरी ऐसा लगता है भाई मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्या, विल आई बी एबल टू स्पीक आउट माई माइंड, क्या मेरे दिल की बात जुबान तक आएगी, हाथ तक आएगी, वैसे बोलना चाहिए. सो इसके लिए आपने मराठी मीडियम से आप आते हो, फिर भी आपने 73 मार्क्स स्कोर किए. सो व्हाट सेपरेट एफर्ट्स, आपने कैसे नोट्स निकाले थे या क्या किया था आपने एग्जैक्टली? बीइंग अ मराठी मीडियम स्टूडेंट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना बाकी लोग रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि सेंटेंस फॉर्म कर सके, उतना अच्छा इलाबोरेट कर सके. तो मैं क्या करता था कि पॉइंट्स नोटबुक में नहीं लिखता था. मैं क्या करता था, जब मैम क्लास में पढ़ाती थी, आप जब पढ़ाती थी, तो मैं हाईलाइटर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वहाँ पे ही मार्क करता था. और जब पढ़ने की बारी आई तब मैं वो नोट्स पॉइंट सिर्फ पढ़ता नहीं था, क्योंकि अगर आपने नोटबुक में पॉइंट लिखे और अगर आप बाद में पढ़ने लगे तो आपको वो उसका लिंक नहीं लगेगा कि वो एक्चुअली उसका एक्सप्लेनेशन क्या है. तो अगर आपने वो आपके नोट्स में पॉइंट मार्क किए, तो अगर आपको बाय द केस आपको पॉइंट याद नहीं आया तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं. तो आपका जो माइंड डेवलप करता है सेंटेंस फॉर्म करने का, वो अच्छे से होगा. एग्जैक्टली. सो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दो टाइप के लोग रहते हैं. जैसे दर्शना, आर यू ऑफ द टाइप कि आपने सिर्फ पॉइंट पढ़ा तो खुद से इलेबोरेट कर सकते हो? हाँ, जनरली हमारा इसलिए केस होता है कि पढ़ के तुम कैन एलैबोरेट थिंग्स. एग्जैक्टली. सो अगर खुद से, यस, हाँ देखो इसलिए खुद से सिर्फ पॉइंट मालूम रहेगा तो यू कैन एलैबोरेट द थिंग्स. सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी करने का एक तरीका नहीं है. दो लोग बैठे हैं, दोनों ने भी अपने आप को प्रूव किया, लेकिन दोनों के पढ़ने के तरीके अलग है. इसने अपने नोट्स निकाले थे एंड ये बोल रहा है उसने मेरे नोट्स से ही करा था, पूरा सेंटेंस पढ़े जा रहा था. सो अगर आप इस कैटेगरी में बैठते हो कि यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट फॉर्मिंग द सेंटेंस ऑन योर ओन, तो ये बोल रहा है ऐसे हाईलाइट बुक में ही करो. सिर्फ हाईलाइट पॉइंट अगर पढ़ के आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पूरा सेंटेंस उधर का उधर ही पढ़ना. लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आप सिर्फ हाईलाइट पॉइंट पढ़ के खुद का सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हो, तो जैसे ये बोल रही है कि यू कैन ऑल्सो डेवलप योर ओन नोट्स. ठीक है. सो दो अलग अलग तरीके हैं. आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो ये आपको खुद को देखना चाहिए, राइट. तीसरा सवाल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम IPCC के चैप्टर्स को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आर वे टू ईजी. उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर्स 5, 6 एंड 9 विच आर वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड स्पेशल ऑडिट्स. एंड एंड में आते हैं आपके 3 सबसे क्रूशल चैप्टर्स विच आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, देन थर्ड चैप्टर प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, एंड फोर्थ चैप्टर इंटरनल कंट्रोल. ये 3 चैप्टर में बच्चे एकदम मार खा जाते हैं. तो व्हेन आई कम टू द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आदित्य, एक तो प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट जिसमें वो सभी चीज़ें आती है, सैम्पलिंग एंड ऑडिट रिस्क वगैरह, या फिर चौथा चैप्टर इंटरनल कंट्रोल.
व्हाट वाज योर अप्रोच? पहली बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मतलब पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, तब ऑडिट में ही फेल हुआ था मैं। एक्चुअली मेरा कैसा था कि कंफर्ट जोन था, मतलब जो टॉपिक पहला है अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, उसके बाद स्पेशल ऑडिट्स है, वाउचिंग वेरिफिकेशन है, उसमें एक फ्लो बैठ गया था, उसकी वजह से मैं वो पहले प्रिपेयर कर रहा था। पर ऐसा हो रहा था कि बाद में इंटरनल कंट्रोल या प्रिपरेशन फॉर ऑडिट, इनको टाइम नहीं मिल रहा था मुझे प्रिपेयर करने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे मैं वो छोड़ देता था। तो इस बार मैंने क्या किया कि पहले वो टॉपिक्स, मतलब इंटरनल कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट लिया, तो उसको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट से पढ़ा, और उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बाकी चैप्टर जैसे वेरिफिकेशन, वाउचिंग, वहाँ पे आप खुद का लॉजिक लगा के लिख सकते हो। आपने जैसे क्लास में पॉइंट्स लिख देती है, मतलब जनरल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर देती है, वो उसकी वजह से आप अपना लॉजिक लगा के भी उसका आंसर लिख सकते हो। पर इंटरनल कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसका आंसर क्या है, उसके बिना आप लिख नहीं सकते। एग्जैक्टली, सो ही हैज टोल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3rd and 4th चैप्टर जो है इंटरनल कंट्रोल वाला एंड प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट वाला, उसमें आप सिर्फ लॉजिकली आंसर नहीं लिख पाओगे, उसमें आपको कंसेप्ट्स पता होने ही चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। एंड बहुत बार ये होता है यार, जो चीज़ से हम डरते हैं उसको हम पुश करते हैं, यार बाद में करेंगे, एंड उधर ही मार खा जाते हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन। यू हैव टू किल द वर्स्ट पार्ट, यू हैव टू किल द टेंशन बिफोर द टेंशन किल्स यू। सो 3rd 4th चैप्टर अगर आपको टेंशन दे रहा है तो सबसे पहले उसको टैकल करो और उसको पहले ख़त्म कर दो। उसके ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आप लेके आते हो 3rd and 4th चैप्टर के ऊपर, बहुत क्रूशियल चैप्टर्स है, तो मेरे हिसाब से यू हैव कॉन्कर्ड मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। बिकॉज इसने बोला ऐसे 5th 6th चैप्टर वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला है, इवन फॉर दैट मैटर स्पेशल ऑडिट्स, तो उसमें एक टिपिकल फॉर्मेट ऑफ द आंसर आता है जो हम क्लास में भी करते हैं। तो वो अगर आपको एक सांचा पता है आंसर का, तो आप इजीली उन चैप्टर्स को हैंडल कर पाओगे। 3rd and 4th चैप्टर को अंडरमाइन नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में उसको एकदम ज़बरदस्त कॉन्कर करना। 3रा 4था चैप्टर हो गया, एक सबसे हेडेक चैप्टर दर्शना से थोड़ा सा इनपुट लेके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दर्शना, हाउ डिड यू हैंडल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक्चुअली हेडेक लगता है, बट वो है नहीं। लाइक इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग फॉर ईच एंड एवरी डे, लाइक इफ यू डू वन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एक बार में एंड दूसरे दिन अगर वही रिवाइज करते हो तो उनको ऑटोमेटिकली आने लगेगा वो चीज़। लाइक बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का ट्रिक इज यू नीड टू नो द कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। अगर मैंने आपको आज पूछा कि उसमें क्या है, तो उसमें तुमको पॉइंट्स आने चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं। इन ओवरव्यू चाहिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ओके, एंड कीवर्ड्स जो है वो मालूम होना चाहिए। ओके, ओवरऑल कितनी बार स्टैंडर्ड्स पढ़ के हुए थे तुम्हारे? 4 to 5 टाइम्स स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग पर। See, this is something which is not, I mean, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बच्चे। 4-5 बार स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ लेना, बच्चे तो 1/4 ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़ के जाते हैं। मैडम ने 4 बार पढ़े स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पूरा पढ़ा क्या? लेकिन आपने 4 बार पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, लाइक एक फर्स्ट रीडिंग में पूरा पढ़ा था, देन बाद में ब्रीफ एंड एलैबोरेट की पॉइंट्स करके एलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, दैट इज द की फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, फैंटास्टिक। चलो सर, 3 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो हेडेक वाले चैप्टर्स है, उसके बारे में भी फोकस कर लिया हमने। अब एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पेपर का सीक्वेंसिंग कैसे किया आपने? बिकॉज अंडरस्टैंड IPCC में हो या फाइनल में हो, आपका हर एक ग्रुप में एक चैप्टर, तो एक पेपर तो आपका बहुत टफ आने वाला है। अगर मान के चलो ऑडिट ही आता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इस बार अपना ऑडिट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। तो समझे कैसे? तो मेरे हिसाब से पहले 15 मिनट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप पहले एक बार गो थ्रू करेंगे पेपर को कि इसमें से कौन सा टफ आया है। आज ही हम जस्ट बातें कर रहे थे, तो एक सिंपल एग्जांपल दूँ। T20 चालू है, सीजन चालू है T20 का, तो पिच रिपोर्ट जो होता है कि पिच रिपोर्ट से आपको पता चलता है यार ग्रास है, मॉइस्चर है कि नहीं है, तो ये बॉलर का ज़्यादा गेम फेवरेबल लग रहा है, बैट्समैन का लग रहा है। तो अगर अपन बैट्समैन है एंड अगर बॉलर के फेवर में गेम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये तो अपने खिलाफ जाने वाला है, तो हमने अपना स्टांस चेंज करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करेंगे पेपर को, ये चेंज करना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले 15 मिनट में कौन से मुझे सबसे कंफर्टेबली, कौन सा मैं कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाती हूँ, ये क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो आदित्य कि मान के चलो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, 7 क्वेश्चंस होते हैं अपने पेपर में, उसमें से अगर मान के चलो यू फील दैट क्वेश्चन नंबर 3 लेट अस से विच इज वाउचिंग वेरिफिकेशन, वो अगर तुम्हें एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंटली आ रहा है, तो हाउ विल यू गो थ्रू द पेपर? मतलब कैसे आप, सीक्वेंस क्या रहेगा आपका? एक्चुअली आपने क्वेश्चन 3 का बोला, मैंने एक्चुअली मैंने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया एक्चुअल पेपर में, क्योंकि वो वाउचिंग का आया था। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने बेस्ट टू वर्स्ट जाना चाहिए, मतलब आपको जो बेस्ट क्वेश्चन आता है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर तक वर्स्ट, जो आपको कम से कम आपको कॉन्फिडेंस लेवल है जिसमें
वैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। परफेक्ट। और वन मोर पॉइंट, आरटीपी का कैसा है, आरटीपी एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने रिलीज होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आरटीपी पढ़ते ही नहीं, पर आरटीपी उसमें क्वेश्चंस अलग होते हैं, मतलब पीएम अगर क्लास नोट्स उससे भी अलग हो सकते हैं क्वेश्चन। और बच्चे क्या करते, मतलब बाकी स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले 2 दिन आरटीपी हाथ में लेते हैं, तो उसमें अलग क्वेश्चन दिखा तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है। बिल्कुल। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आरटीपी अगर आपको पढ़ना है तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 1 मंथ प्रिपेयर करिए आरटीपी। परफेक्ट। सो आरटीपी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। इसने अभी बोला कि 1 महीना पहले तो एटलीस्ट देख लेना चाहिए। 1 ही महीना बचा है रफली आपके एग्जाम के लिए। सो आई गेस दिस इज द राइट टाइम, आपने आरटीपी अच्छे से करके जाओ। लास्ट अगर 1-2 सिर्फ 1 मिनट में अगर ख़त्म करना है अभी, तो आदित्य तुम्हें क्या लगता है कि क्लास करने से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं? बिकॉज बहुत बार होता है यार ऑडिट है सेल्फ से हो जाता है, ओके, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पहले जो 2 अटेम्प्ट आपके हुए थे उसमें ऑडिट में ही आप शायद यू फ्लंक्ड, आपने क्लास लगाया था तब पहले 2 अटेम्प्ट नहीं लगाया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ वर्चुअल बैच, अपने पास फुल वैरायटी है, ये वर्चुअल बैच का है एंड ये लाइव बैच की है, दोनों ने भी अच्छे से मार्क्स लाए। तो व्हाट डिड यू फील, क्या डिफरेंस हुआ कि पहले 2 अटेम्प्ट में आपका पास नहीं हो रहा था एंड 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लास करने के बाद डायरेक्ट मतलब एकदम 73 लाया? एक्चुअली मैं जब पढ़ता था हाँ, तब मुझे वो क्लैरिटी नहीं आती थी क्लास करने से पहले, जो अभी क्लास करने के बाद जो क्लैरिटी आई वो पहले नहीं आती थी। मतलब पढ़ने के बाद ऐसे में पूरा नर्वस हो जाता था कि मैंने क्या पढ़ा अभी। वो क्लास करने के बाद मुझे पूरा क्लैरिटी आ गया कि मैंने अभी पढ़ा है, वो कंसेप्ट क्लियर है, मैं लिख सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आया मुझे। और उसके बाद जो आपने ऐसे है आपके, वो अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ोगे तो उसमें बहुत हेवी लैंग्वेज है। उससे अच्छा मैम कि आपकी बुक से मैंने ऐसे पढ़े और उसके बाद में जो क्वेश्चंस पास पेपर के क्वेश्चंस है वो किए, उसकी वजह से मुझे आइडिया है कि ऐसे में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली। सो जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसे होने के तुरंत बाद उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो बुक में रहता है। सो उससे आपको जैसे इसने बोला कि क्या ये ऐसे है, इसके ऊपर ये टाइप का क्वेश्चन आता है, वो उधर की उधर चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। दर्शन, आई एनी इनपुट्स फ्रॉम योर साइड? बेसिकली मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उधर ही आ जाता है। एंड उसके आगे लाइक जो कीवर्ड्स चलते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स, वो भी उधर ही हो जाता है। तो यू डोंट नीड एनी एडिशनल इनपुट, लाइक बेसिकली जो एग्जाम में चाहिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। तो ये की वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड्स क्या होते हैं, मैं जस्ट इन शॉर्ट बता देती हूँ। ऑडिट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इन विच यू नीड टू नो ऑल दीज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से है, क्या है, एकदम अच्छे से करके जाओ। एंड आई फील ज़्यादा आपका टाइम लेती नहीं मैं अभी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से करना। 1 महीना बचा है, एकदम भारी लेवल का प्रिपरेशन करना एंड आई होप यू ऑल ऑल्सो स्कोर वेरी नाइस मार्क्स एंड राइट टू मी ऑन यूट्यूब कि अच्छे मार्क्स आए मैम, फिर मैं पार्टी लेने के लिए आ जाऊँगी। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट। ऑल राइट।